नई जनरेशन के लोग हैं, ज्यादा मरीज होंगे। बिना वजह के मोबाइल फोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे। रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है। फोन देखते देखते थक गए और फोन रखा, और 1 मिनट के बाद फिर फोन उठा लिया कि थक गए हैं, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है आजकल फोन देखने से। ये एडिक्शन है, खतरनाक एडिक्शन है। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कभी नहीं आई हमारे आसपास जितनी आजकल आ रही है, और वो भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आ रही है। अखबारों के दौर में लिखित सूचना आती थी, केवल साक्षर लोग पढ़ते थे, बाकी पढ़ते ही नहीं थे। आज के दौर में ऑडियो है, विजुअल है, टेक्स्ट है, हर भाषा में है, कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और अगर किसी समूह के पास ताकत हो, उसके पास 10,000 ऐसे बेरोजगार हों जिनको काम दिया जाए कि दिन में 500-500 मैसेज भेजने, हर मैसेज के बदले 2 रुपए मिलेंगे, तो कोई समूह पूरे समाज को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। महाभारत का सोच के देखिए, महाभारत का युद्ध है, एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव हैं। पांडवों के साथ में कृष्ण है। नैतिकता के लिए जरूरी है कि पांडव जीतें और कृष्ण इस पूरी योजना के साथ वहां पर हैं। पर पांडव जीत नहीं पा रहे, जिसके कई कारणों में से एक ये है कि कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य भी हैं, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी है। द्रोणाचार्य गुरु तो पांडवों के भी हैं, कौरवों के भी हैं, पर वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस राज्य के साथ हैं उसके साथ खड़े हैं। पांडवों की सेना उनको हरा नहीं पा रही है, और अंत में कृष्ण को समझ में आता है कि पांडवों को जितवाने के लिए कुछ कूटनीति का सहारा लेना होगा। कृष्ण कूटनीति के शिखर हैं। वो युधिष्ठिर से एक बात कहते हैं, पर युधिष्ठिर तैयार नहीं है एक गलत बात कहने के लिए। और अंत में कृष्ण अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सिचुएशंस बनाते हैं। एक हाथी अश्वत्थामा नाम का, उसकी हत्या होती है। बात फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी है, और द्रोणाचार्य अचानक हताश होने लगते हैं। उन्हें फिर भी लगता है कि एक बार मैं खबर को ऑथेंटिकेट कर लूं, प्रामाणिक है या नहीं चेक तो कर लूं। तो वो अपने समय के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। पूरी पांडवों की सेना ने, टीम ने जब उनसे कहा, वो तब भी तैयार नहीं हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब झूठ नहीं है, अश्वत्थामा की हत्या हुई है, हाथी की हुई है, तो क्या हुआ, हुई तो है ही। और तब भी वो चाह रहे हैं कि मैं पूरी बात बोलूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कह रहे हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, आदमी था या हाथी था। लेकिन जैसे ही नरो वा कुंजरो वा कह रहे हैं, ठीक उसी क्षण में बहुत तेज शंख बजता है कृष्ण का, और उस शंख की आवाज में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते पूरी बात। और क्योंकि वो सुनते हैं सिर्फ इतना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हताश हो जाते हैं, हथियार छोड़ देते हैं, युद्ध भूमि में जमीन पर टिक के बैठ जाते हैं। और इसी क्षण का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। मैं सोचता हूं कई बार कि द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे, यदि मिस इन्फॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता था, तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे? अगर द्रोणाचार्य उस आवाज को सुन पाते, नरो वा कुंजरो वा, तो शायद उनका फैसला बदल गया होता, शायद युद्ध की कहानियां अलग होती। पर किस तरह से सूचनाएं पहुंचे, कौन सी सूचनाएं ठीक से न पहुंचने दी जाएं, कैसे कंटेक्स्ट से बात को हटा दिया जाए, अगर सूचना देने वाले इसमें माहिर हों, तो समाज क्या करे, आम आदमी क्या करे, द्रोणाचार्य जैसा महान चिंतक क्या करे। और इसलिए कुछ बातें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए इस मसले पर।
मैं तो अपना जीवन लगभग 2/3 जी चुका हूं, बाकी तो पता, भरोसा तो कल का भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत की सामान्य आयु के हिसाब से देखूं तो 2/3 जी चुका हूं। आप 1/3 वाले हैं, तो आपके जीवन में बड़े फैसले बाकी हैं। अधिकांश की शादी भी शायद नहीं हुई, आप लोगों के ना चेहरे ही बता रहे हैं, आपके चमक रहे हैं ना अभी। तो आपको बड़े फैसले करने हैं, और फैसला करना हर दौर में मुश्किल था, आज के दौर में सबसे मुश्किल है। तो कुछ सावधानियां कि जब आप फैसला करें जिंदगी में तो किन सावधानियों को बरतें ताकि गलतियां कम से कम हो। गलतियां उसके बाद भी होंगी, कौन है जो गलती नहीं करता है फैसले में, सब करते हैं, आप भी करेंगे, पर गलतियां कम हो, सही फैसले ज्यादा हों। मेरे एक फेवरेट दार्शनिक हैं जीन पॉल सार्त्र, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उनके दर्शन का सार अस्तित्ववाद कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। उसका सार ये है कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं, और किस चीज से लिखते हैं? अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इसका नाम रख लेते हैं निर्णय। सही निर्णय लेने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, बेसिक सी बात इतनी सी है। जब आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल पूछिएगा, पहले मैं अपनी बात रखता हूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष, या निष्पक्षता कह लीजिए, इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना, या इम्पार्शियलिटी एज ए क्वालिटी। ये मैं कह रहा हूं कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले, बाद में तो जो होगा देखेंगे। जैसे हमारा समाज इस समय बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से घिरा हुआ है। जैसे एक मुद्दा कुछ दिन पहले आया, जो हिजाब का मुद्दा जिसको हम कहते हैं। कर्नाटक से एक डिबेट उठी हिजाब की। फिर एक मुद्दा आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हो सकता है कि जल्दी ही किसी रूप में हमारे सामने आए। फिर पॉपुलेशन बिल के बारे में बात चलती है आजकल। उत्तर प्रदेश में आया भी था, और अभी कुछ और राज्यों में आने की बात है, शायद सेंटर में भी आए। एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप सुन रहे होंगे, धर्मांतरण का। लव जिहाद का मुद्दा सुन रहे होंगे। सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। हम इन सब पे बात करेंगे समय के साथ, धीरे धीरे इन सब पे बात करेंगे। पर किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये कि पहले विचार हो, फिर फैसला हो, पर फैसला पहले होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर धर्म के लोग। मतलब वैसे तो मैं बहुत ही अकेले टाइप का आदमी हूँ, दोस्त ज़्यादा है ही नहीं, पर जो हैं उनमें मतलब डाइवर्सिटी ठीक ठाक है। मैंने क्लासेस में भी देखा, और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही, और होना चाहिए, और होना चाहिए। और मजे की बात है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता ना उसको पता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है 128 पेज का, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। कर्नाटक सरकार का क्या डायरेक्शन आया था, रूल क्या था, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। और फैसले का एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को नहीं पता। पर हम टॉपिक शुरू होने से पहले ही राय बना के चलते हैं। E.H. कारक बड़े अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में। उनकी एक किताब है बड़ी अच्छी, हिस्ट्री, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने साबित किया कि हिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, कितने फैक्ट्स हैं, इतने प्रमाण हैं, सब बेकार की बातें हैं। अंततः इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही करता है।
इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन लिखेंगे तो आप पाएंगे सबके निर्णय लगभग एक जैसे आते हैं, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके फैसले एक जैसे आते हैं हमेशा। किसी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर सोच लीजिए, अकबर की बात कर लीजिए, औरंगजेब की बात कर लीजिए, एक धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे, दूसरी धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटीज में भी तो यही होता है। बहुत रोचक बात है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स बटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। और मैं सोचता हूं कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है यूनिवर्सिटी में, वो एक विचारधारा से बंध कर चीजों को देखने का आदी कैसे हो सकता है? उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बेहतर राय किसी और विचारधारा की भी हो सकती है? ये साहस क्यों नहीं है? और इसलिए जो बात यूनिवर्सिटीज तक में मिस होती है तो समाज में तो कहां से आएगी? विश्वविद्यालय का तो काम है समाज को सही दिशा देना, वही नहीं है तो समाज में कहां से आएगी? पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं। हिजाब की बात है, मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूंगा पूरा, स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है। पहले क्यों फैसला करूं? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। न्यूट्रलिटी ही जब रियल सिचुएशंस में आती है उसको बोलते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशंस।